यहीं जब प्रधानमंत्री रोड शो करने आए थे, किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया, लेकिन युवाओं ने नारा लगाया। जानबूझकर जिस तरीके से नामांकन को उल जलूल तर्क देके खारिज किया गया, भाजपा के वकील और उनकी एक टीम बनी थी, 10 दिन लाइन में लगने के बाद भी फॉर्म नहीं मिला। तो कल पता चल जाएगा कि कितने लोग लड़ेंगे चुनाव। लेकिन और इस बार मोदी को डर है हार का, और जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया उनको आप टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस तकनीक के युग में आप वोटिंग का जो परसेंटेज है 1 सप्ताह बाद अपडेट करते हैं, तो आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। इस वजह से भी आप गंगा पुत्र नहीं हो सकते कि जो गंगा का पुत्र होगा वो अपनी माँ के पेट में नहर नहीं बना देगा। एक टेंट सिटी वहीं बनाई थी, जिसको बाद में एनजीटी ने फटकार लगाई। गंदगी गंगा में करने के लिए आपने खुली छूट दे दी। कैसा गंगा पुत्र है ये? कोई एक व्यक्ति बोल दे कि सरकार का 1 रुपए विश्वनाथ कॉरिडोर में लगा हो या मंदिर में लगा है, चलो खड़गे जी से बहस कर लो, है हिम्मत? इस कर्ज में डूबता जा रहा है। 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। कुछ मानसिक दिवालिया प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो 5 किलो चावल को ही विकास समझ लेते हैं। 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में, जिनके पास 10 रुपए नहीं है 5 किलो राशन खरीदने के लिए। चावल कै रुपए में देते थे? 2 रुपए किलो। 5 किलो चावल का मतलब क्या हुआ? 10 रुपए। हम कहते हैं रोजगार देंगे, वो कहते हैं मंगलसूत्र छीनेंगे। जो ज्योतिषी है वो ज्योतिष की गणना करे, तब तो उसकी बात को मैं मानूं। मोदी के पास खाने को पैसे नहीं थे, उसकी जन्मतिथि किसके पास आ गई भाई? राहुल गांधी ने एक बात कही थी, देखिए जैसे जैसे कुछ चरणों के चुनाव और होंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री जी रोने का भी नाटक करें। तो वायनाड से अमेठी से काहे नहीं लड़ रहे, रायबरेली छोड़ के काहे भागे हैं? तो बेटे ने कहा पिताजी आप भी आओ, दोनों बैठ गए। तो कहा देखो घोड़े की जान ले रहे हैं रेवन्ना के लिए। रेवन्ना है मोदी का परिवार, जितने बलात्कारी हैं सब मोदी के परिवार में। क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं बनारस में हूं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे सभी चरणों के हो रहे हैं, 4 चरणों के हो चुके हैं। बनारस में चुनाव जो होना है वो 1 जून को होना है। यहाँ पर मतदान 1 जून को होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव की कवरेज को लेकर के हम बात कर रहे हैं तमाम लोगों से। वो कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी से बात करने जा रहे हैं कुछ अहम विषयों को लेकर के। जिस तरीके से मोदी जी ने अभी हाल ही में बनारस से नामांकन किया है, रैली निकाली है, और नामांकन के बाद क्या कुछ माहौल यहाँ का दिख रहा है, उसी के बारे में बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फोरम 4 में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी जो मोदी जी ने नामांकन किया है उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर बनारस का माहौल दिख रहा है? देखिए माहौल तो पूरे देश का और बनारस का एक जैसा ही है। बदलाव के लिए जनता एकजुट हो रही है। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी को 10 वर्ष सत्ता के हो गए और वो ये बताने में अक्षम हैं, नहीं बता रहे हैं कि 10 साल में इन्होंने क्या किया। अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री ने विशेष बनारस को दिया है। इवन यहाँ एक जो एम्स बनना था उसको उन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। एक मामला है अभी हृदय रोग विभाग के डॉक्टर ओम शंकर जी पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पे हैं, और 11 तारीख से वो आमरण अनशन पे हैं। मोदी जी आए थे 13 तारीख, लेकिन वो वहीं सिंहद्वार से अपना रोड शो तो करते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर से मिलने उनकी ग्रीवेंसेस के लिए नहीं जाते हैं कि नहीं क्या बात है, जबकि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। वो यहाँ के सांसद हैं। इतनी संवेदना नहीं बची है प्रधानमंत्री मोदी में कि एक विशेषज्ञ डॉक्टर जो गरीब मरीजों के हक की आवाज़ उठा रहा है उससे मिल सके, उससे बात कर सके और उसको कह सके कि हम आपकी बातों को ठीक कराएंगे, समाधान कराएंगे। इतना कह देते तो मुझे लगता है कि उस डॉक्टर को 6 दिन से आमरण अनशन पे बैठे होने की आवश्यकता नहीं होती। और मुझे लगता है कि यहाँ का BHU का प्रशासन और जिला का प्रशासन भी इसी तरीके से असंवेदनशील रवैया बनाए हुए है। संवेदना खत्म हो चुकी है, जनता में अब आक्रोश हो रहा है। यहाँ बगल में जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पे 350 से 400 परिवारों को उजाड़ने की एक तैयारी है, जिसकी वजह से वहाँ जब यहाँ के सिटिंग विधायक प्रचार करने गए तो वहाँ के लोग एकजुट होकर धक्का मार के भगा दिया। तो ये दिख रहा है कि जनता चाहती है इनसे मुक्ति पाना।
अभी रोड शो जो हो रहा था, बहुत सारे लाइव चैनल जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसमें चूँकि रिकॉर्डेड में तो ये लोग एडिट कर देते हैं, लेकिन लाइव में बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम मध्य प्रदेश से हैं, हम गौतम बुद्ध नगर से हैं, अलीगढ़ से हैं, हम हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं। ये सब लोगों ने बताया कि हम अलग अलग जगहों से आए हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, जो उनके साथ भीड़ चल रही थी वो कार्यकर्ताओं की एक टोली वही बस भी थी। मतलब जो काशी के सामान्य लोग हैं वो निराशा में हैं और उनके साथ खड़े होना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी मटन चिकन मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं जिससे लोग आहत हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया और कांग्रेस के लोग रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों का कर्ज माफी, एमएसपी की गारंटी, महिलाओं के सशक्तिकरण, अग्निवीर जैसी योजना को ख़त्म करना, इन सब मुद्दों पे बात कर रही हैं। तो जनता का रुझान बदल रहा है। जनता कह रही है, महिलाओं का रुझान, मणिपुर जैसी जघन्य घटना जो हुई, बीएचयू आईआईटी में भाजपा के गुंडों द्वारा जो गन पॉइंट पे एक छात्रा के साथ, आईआईटी की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और उसको प्रधानमंत्री ने अगल बगल खड़ा करा के फ़ोटो खिंचाया, 2 महीने तक बचाते रहे। इन सारे मामलों से महिला इनसे नाराज़ है, महिला एकजुट हो रही है इनके खिलाफ वोट करने के लिए। अग्निवीर योजना को समाप्त करने का जो वादा है कांग्रेस का और जो डिमांड थी छात्रों की, युवाओं की, वो जब हम ख़त्म करने की बात करते हैं तो युवा हमसे जुड़ रहा है। किसान आंदोलन जिसको इन्होंने दिल्ली में घुसने नहीं दिया, तो किसानों के मुद्दों को लेके जब राहुल गांधी ने कहा कि हम एमएसपी की गारंटी आपको कानून बना के देंगे और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उस फार्मूले के तहत आपको गारंटी मिलेगी, उसके तहत आपको एमएसपी मिलेगी, साथ ही आपका कर्ज माफ होगा, एक मुश्त कर्ज माफ़ी की बात है। इसलिए किसान जुड़ रहा है, युवा जुड़ रहा है, महिला जुड़ रही है, मनरेगा के जो मजदूर हैं मिनिमम वेज 400 करने की जो बात कही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसकी बात। और ये सारे मुद्दे, जो भी मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे राहुल गांधी ने देश में 10,000 किलोमीटर की यात्रा की और जो जनता से मुद्दा निकल के आया उन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की बात हम कर रहे हैं। हमारी जहाँ जहाँ राज्य में सरकारें थी, हमने हर जगह पुरानी पेंशन योजना लागू की। अभी राजस्थान में भाजपा की सरकार आई, उन्होंने उस फैसले को पलट दिया। तो कर्मचारी भी इस बात को लेके कह रहा है कि कांग्रेस ही है जो हमको पुरानी पेंशन दे सकती है। तो कर्मचारियों का भी रुझान है, कर्मचारी नाराज हैं। युवा कह रहा है कि हमको 30 लाख जब नौकरियां खाली हैं वो क्यों नहीं 10 साल में मोदी जी ने भरी। तो 30 लाख नौकरी का जो वादा है, कांग्रेस ने कहा है कि दिसंबर 2024 तक हम 30 लाख नौकरी भर देंगे और पहली नौकरी पक्की के तहत 1 लाख रुपए का एक साल की अप्रेंटिस की गारंटी हम देते हैं। जो भी युवा पढ़ के निकलेगा उसको हर महीने 8,500 रुपये देंगे, 1 लाख साल का। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख सालाना की बात है महिला मुखिया को देने की, जिसमें 8,500 रुपये महीना जब उसको मिलेगा तो वो किसी दूसरे पे निर्भर होने की बजाय आत्मनिर्भर बनेगी और अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाएगी। 80 घाट पर हैं, यहाँ पर जो है जो माहौल दिख रहा है, तमाम लोग आते हैं, आप बात भी करते होंगे। क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से मोदी जी यहाँ पर तीसरी बार, ये कहा जा रहा है तीसरी बार यहाँ के सांसद बनने वाले हैं, और इसी बीच हर बार ये होता है कि तमाम लोगों के नामांकन भी रद्द कर दिए जाते हैं। जैसे 41 लोगों में से लगभग 8 लोग बचे हुए हैं और सभी के नामांकन रद्द किए जा चुके हैं। 33 लोगों के नामांकन रद्द होना, श्याम रंगीला का नामांकन रद्द कर दिया गया। क्या लगता है कि लोकतंत्र किस ओर जा रहा है? नहीं, हमने जो कहा ना संविधान खतरे में है, इसी वजह से संविधान खतरे में हम कहते हैं कि आपको प्रोटेस्ट का राइट नहीं दे रही है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश के लिए रोक दिया और रास्ते में कीले गाड़ दी, जो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ था। संविधान ऐसे ही खतरे में है। मैं बता रहा हूं कि पिछले 10 दिनों से, जब तक नामांकन चल रहा था, 10 दिनों से लोग डेली नियमित रूप से देश के विभिन्न हिस्सों से और बनारस से बहुत सारे लोग नामांकन पत्र लेने के लिए जा रहे थे और भाजपा के वकील और उनकी एक टीम बनी थी जो प्रशासन की मिली भगत के साथ वो वहीं लाइन में लगे रहते थे। पीछे वालों का नंबर ही नहीं आने पाता था और उनको 10 दिन लाइन में लगने के बाद भी फॉर्म नहीं मिला।
बहुत सारे लोगों को, नहीं तो वो तो 100 के आसपास लोग नॉमिनेशन फाइल करते। और जानबूझकर जिस तरीके से नामांकन को उल जलूल तर्क देके खारिज किया गया है, सिर्फ 8 लोग बचे हैं, तो मोदी जी के डर को ये दिखाता है। मोदी जी ये चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई नामांकन ही न भरे। यही कारण था जो सूरत की घटना हुई, जो इंदौर की घटना हुई, इन घटनाओं के खिलाफ जो संविधान के संरक्षक हैं या संविधान में विश्वास रखते हैं, उन लोगों ने कहा कि हम भी प्रधानमंत्री के सामने नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन है क्या कि प्रधानमंत्री जी को ये बर्दाश्त नहीं होता। अगर उनका लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास होता तो वो ऐसा न होने देते और वो कहते कि जितने लोग नॉमिनेशन करना चाहते हैं उनको नॉमिनेशन करने दिया जाए। जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके से नॉमिनेशन नहीं करने दिया जा रहा है, प्रशासन नहीं करने दे रहा है, फॉर्म तक नहीं दे रहा है, तो आखिर बताइए कहाँ संविधान बचेगा। हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है, चुनाव आयोग पर ही सवाल उठ रहे हैं। हाँ। लेकिन इस तकनीक के युग में आप वोटिंग का जो परसेंटेज है 1 सप्ताह बाद अपडेट करते हैं तो आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। आप मानिए न मानिए, मुझे वो बात याद आती है कि भाजपा के लोग, इलेक्शन कमीशन का वो रुख मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मायावती की प्रदेश में सरकार थी और विधानसभा का चुनाव था यूपी में, और हाथी की बहुत सारी मूर्तियां लखनऊ में लगी थी, और भाजपा के लोग क्या कह रहे थे, ये हाथी प्रचार कर रहा है बसपा का। और तब तत्कालीन जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे SY कुरैशी, उन्होंने सारे हाथियों को कपड़े से ढकवा दिया, जिससे आप ये ना कह पाएँ कि हमारी ग्रीवेंसेस का वो आपने नहीं निकाला समाधान हमारे आपत्तियों का। आज क्या है, आज सभी विपक्ष के नेता आपसे मिलना चाहते हैं, आप मिलना नहीं चाहते हैं। कैसी निष्पक्षता है आपकी? इन सभी बातों पे इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से 2-1 से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई, वो जनता के गले नहीं उतर रहा है। जनता ये कह रही है कि क्या हो सकता था अगर CJI प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता होता। 3 चेक एंड बैलेंस की स्थिति में 3 लोगों के साथ अगर उसका चयन होता चुनाव आयुक्त का, तो क्या बुराई हो जाती, क्या दिक्कत क्या थी? तो प्रधानमंत्री इस पे जवाब देने में अक्षम है और जवाबदेही से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो ट्रैक है वो पिछले 10 साल का ये है कि आप कोई भी सवाल करेंगे वो पीछा छुड़ा के भाग जाएंगे। 10 साल में 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी बड़ी ही बेशर्मी और बेहयाई से कह देते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल देते हैं, पेट भर रहे हैं। अगर आपने 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया होता तो 5 लोगों का एक फैमिली साइज होता है, 100 करोड़ लोग अपने से स्वाभिमान से राशन खरीद के खा सकते थे, उनको आपके 5 किलो राशन मुफ्त लेने की आवश्यकता ना पड़ती। ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार की बात करते रहे मोदी जी। 10 साल में किसी भ्रष्टाचार की जांच इन्होंने कराई हो, किसी को जेल भेजा हो? इनके ऊपर आरोप लगा PM केयर फंड की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, ये बता दीजिए। अडानी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, ये बता दीजिए। राफेल मामले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, क्यों? वही बात है कि पीछे की सरकारें एक आरोप लगते थे और वो सरकारें जांच कराती थी। हमारे नेता राजीव गांधी के ऊपर भाजपा की तो हैसियत भी नहीं थी तब। TDP के 18 सांसद थे, उन्होंने बोफोर्स का आरोप लगाया और छाती ठोक के राजीव गांधी ने कहा कि ना हमने 154 का कमीशन खाया है, ना ही हमारे किसी आदमी ने खाया है, मैं जांच कराऊंगा। और JPC से जांच हुई। क्या मोदी जी में वो हिम्मत है कि सीना ठोक के राफेल, अडानी और PM केयर फंड की जांच करा दे? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, श्याम रंगीला का नामांकन यहाँ से खारिज होता है, क्या ये प्रधानमंत्री की वजह से हो रहा है? इसमें प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप सीधा आपको लगता है? प्रधानमंत्री, उनके अभिन्न सहयोगी गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और प्रशासन सबकी मिली भगत है। श्याम रंगीला का रद्द हो जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए थे देश के पीताम्बरा पीठ से। कोई सज्जन आए थे, मैं मिला था उनसे। बिहार से बहुत सारे लोग आए, कुछ दिल्ली से आए, कुछ महाराष्ट्र से आए।
सैकड़ों लोग आए थे नॉमिनेशन के, फॉर्म ही नहीं दिया गया भाई। लोकतंत्र ऐसे ही खतरे में है कि आप नामांकन के लिए फॉर्म ही नहीं दे रहे हैं, और जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया उनको आप टारगेट कर रहे हैं, उनके लोगों को, जो प्रस्तावक हैं उनको उठवा ले रहे हैं, उनसे अपनी बातें बदलने के लिए कह रहे हैं कि कहिए कि हमने प्रस्तावक नहीं बनना था, ज़बरदस्ती बनाया या फर्जी साइन है। इस टाइप का दबाव प्रशासन भी बना रहा है। भाजपा के लोग मारपीट कर रहे हैं जो लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। मोदी जी इस बार आए थे, पहले बोलते थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, इस बार कह रहे हैं कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, अब मेरी माँ नहीं रही हैं। क्या लगता है ये माँ गंगा का जो एक वो है, और लोग यहाँ पर जो आते हैं? माँ गंगा को तो बदनाम कर रहे हैं। गंगा पुत्र भीष्म थे, और गंगा पुत्र ये माझी समाज है यहाँ का। जब उन्होंने अलकनंदा और बड़े बड़े क्रूज चलाए ना, तो गंगा माँ के असली पुत्र ये माझी नाविक, आपने इनका हक काट लिया, उनके बच्चों का जीवन धार में लगा दिया आपने, तो आप गंगा पुत्र तो हो ही नहीं सकते। और इस वजह से भी आप गंगा पुत्र नहीं हो सकते कि जो गंगा का पुत्र होगा वो अपनी माँ के पेट में नहर नहीं बना देगा। एक नहर बनाई थी 12 करोड़ रुपए की, वो माँ से कमाई नहीं करेगा। टेंट सिटी वहीं बनाई थी, जिसको बाद में एनजीटी ने फटकार लगाई। एनजीटी कहता है कि प्रदूषण गंगा में, मतलब वहाँ टेंट सिटी बना के लोगों को गंदगी गंगा में करने के लिए आपने खुली छूट दे दी। कैसा गंगा पुत्र है ये? शर्म आनी चाहिए ऐसे पुत्र को। लेकिन 1 लाख करोड़ की बात होती है कि 10 साल में तमाम परियोजनाओं पे खर्च किए गए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तमाम चीज़ें बनी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी, चाहे प्रदेश सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का, कोई एक व्यक्ति बोल दे कि सरकार का 1 रुपये विश्वनाथ कॉरिडोर में लगा हो या मंदिर में लगा हो, फिर एक चवन्नी नहीं लगा है। मंदिर प्रशासन का जो पैसा था, गरीब हिंदुओं ने जो चंदा दिया था, उससे वो मंदिर बन रहा है। उसमें भी 1400 करोड़ जो राम मंदिर का था वो लूट के यही भाजपा ही ले गए। वहाँ के जो लोग थे मुख्य कर्ता धर्ता राम मंदिर आंदोलन के, उन्होंने आरोप लगाया, हमने थोड़ी लगाया। तो ये चंदा चोर लोग हैं। और नहीं तो चंपत राय जैसे लोग 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदते हैं राम मंदिर परिक्षेत्र में। 16 करोड़ किसके जेब में गया? चंपत राय के जेब में गया, मोदी के जेब में गया, योगी के जेब में गया, किसके जेब में गया? ये सवाल है, सवाल का जवाब नहीं देंगे, सवाल के जवाब से भागते हैं। हम कहते हैं रोजगार देंगे, वो कहते हैं मंगलसूत्र छीनेंगे। मंगलसूत्र, गरीब के बेटी के मंगलसूत्र को हल्का मोदी जी ने किया। 26,000 रुपये तोला सोना था 2014 में, आज 76,000 रुपये तोला सोना है। गरीब अपने बेटी को मंगलसूत्र में सोना बहुत कम लगा पा रहा है, दे पा रहा है। किसने छीना मंगलसूत्र? किसने मंगलसूत्र को हल्का किया? ये मोदी जी को बताना चाहिए। लेकिन अभी इंटरव्यू में आपने सुना ना कि उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की बात तो मैं कर ही नहीं रहा था, मुसलमान तो बोला ही नहीं था। और अभी जिस तरीके से वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी करती है, दंगे वही फैलाते हैं, कांग्रेस पार्टी फैलाती है। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने नहीं कहा था। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। आप मुसलमानों का इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे। सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं, तो मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं। ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा, इस इंटरव्यू में आप लगा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी ही बेशर्मी से झूठ बोल दिया, और हमको लगता है झूठ बोल रहे हैं या नीतीश कुमार, देवगौड़ा और नवीन पटनायक की तरह इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। ये कहते हैं और भूल जाते हैं। इन्होंने वादा किया 10 करोड़ 15 लाख लाएंगे, भूल गए। अमित शाह ने कहा जुमला था। 2 करोड़ रोजगार देंगे, भूल गए, कहा जुमला था। ये भूल जाते हैं। इस वीडियो को मैं आपको दे दूंगा, आप इसको जरूर लगाइए। बड़ा सवाल ये है कि जनता के मुद्दों की बात मोदी जी कब करेंगे? 10 साल की सरकार आप चला के आए हैं, कुछ तो बताते कि हमने 10 साल में क्या किया। 10 साल में आपने जो किया वो जो मैं समझ पाया, अफगानिस्तान की मुद्रा भारत से मजबूत हो गई। हमने 69 रुपये का डॉलर छोड़ा था,
और आज 83-84 का डॉलर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बयान याद कर लीजिए 2014 वाला। उसी देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। मैं वो नहीं कह सकता, मेरे वो संस्कार नहीं है, लेकिन आप ये बात कह रहे थे तो सवाल बड़े हैं, आप भूल जाते हैं। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमसे ज़्यादा हो जाती है। आपने 10 साल में ये विकास किया। असर फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है कि कक्षा 8 के बच्चे को 5वीं की मैथमेटिक्स नहीं आ रही है। मतलब गरीबों के बच्चों के शिक्षा के साथ आपने खिलवाड़ किया। नई शिक्षा नीति ले आए जिसमें शिक्षा महंगी हो गई, फीस बढ़ गई, जिससे गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। क्योंकि जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो मोदी जी से पूछेगा कहाँ है मेरा अधिकार, कहाँ है मेरा रोजगार। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख जाए। यही कारण है कि नई शिक्षा नीति में फीस बेहिसाब बढ़ रही है। यूजीसी को खत्म करने का प्लान है। यही बात आगे आ जाते हैं। देश पे 50 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 तक, वो अब 4 गुना हो गया, 205 लाख करोड़ का हो गया। 10 साल में आपने ये किया है। 650 से ज़्यादा PSUs आपने बेचे हैं। वो देश की संपत्ति थी, गरीबों की संपत्ति थी, आपने उसको अडानी अंबानी जैसे लोगों को बेच दिया है। आपने 16 लाख करोड़ कुछ चंद पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। हम वही तो कह रहे हैं कि आपने 20-22 अरबपति बनाए मोदी जी, हम लाखों करोड़ों लखपति बनाएंगे। हम युवाओं को लाख रुपए देंगे सालाना। फिर भी इतना सब कुछ वादे करने के बाद क्या लग रहा है, क्या सरकार बन पाएगी इंडिया गठबंधन की? क्योंकि अभी जिस तरीके से नामांकन किया, नामांकन के वक्त जो यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग थे या जो ज्योतिषी आए थे वो कह रहे हैं कि लगातार उनके में योग है। अभी एक बार और यहाँ पर प्रधानमंत्री देखिए, ऐसा है कि अगर ज्योतिषी है वो ज्योतिष की गणना करे तब तो उसकी बात को मैं मानूं। अगर वो भाट दरबारिता करे तो उसका कोई महत्व नहीं होता। मैं आपको बता देता हूं कि जनता अपने मुद्दों के लिए एकजुट हो रही है। रोजगार, महंगाई, किसान को MSP, महिलाओं को अधिकार, जाति जनगणना, इन सभी मुद्दों को लेके, पुरानी पेंशन, सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। और जनता वोट करके सरकार चुनती है, ना कि ये ज्योतिषी। और जो ज्योतिषी भाजपा का पदाधिकारी हो, उसकी हिम्मत है क्या कि कह देगा कि मोदी का योग खत्म हो गया? तो वो जितने आए थे ना, वो भाजपा के पदाधिकारी थे। किसी भी एक निष्पक्ष ज्योतिषी के पास आप जाइए, उससे गणना कराइए। जो मोदी के पास खाने को पैसे नहीं थे, उसकी जन्मतिथि किसके पास आ गई भाई? सवाल तो बड़े हैं। बनारस में जो फाइट कुछ दिख रही है या निर्विरोध जीत रहे हैं? नहीं, निर्विरोध तो संभव ही नहीं है। उन्होंने बड़ा कोशिश किया, यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को नामांकन नहीं करने दिया, बहुत सारे लोगों का नामांकन रद्द कराया, लेकिन वो अभी संभव नहीं है। इस वजह से संभव नहीं है कि अब जो लोग बचे हैं वो लड़ने वाले लोग बचे हैं, या वो नॉलेजेबल हैं जिन्होंने कि आपके सारे षड्यंत्र को काटा है, काटने के बाद उनका नॉमिनेशन बचा है। तो कल पता चल जाएगा कि कितने लोग लड़ेंगे चुनाव। लेकिन और इस बार मोदी को डर है हार का, यही कारण है। राहुल गांधी ने एक बात कही थी, हमको लगता है 10 दिन पहले, कहा था कि देखिए जैसे जैसे कुछ चरणों के चुनाव और होंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री जी रोने का भी नाटक करें। यहाँ बनारस में आके वो रोने का नाटक कर चुके हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि ये रोने का स्वान रचते हैं और हमारे हक के ऊपर डाका डालते हैं और सारा हमारा पैसा उठा के अडानी अंबानी को दे देते हैं। जवाब नहीं देते हैं, किसी भी भ्रष्टाचार के जांच नहीं कराते हैं। जिस दिन जांच करा देंगे, मोदी जी पहले नंबर पे होंगे जो जेल जाएंगे। जांच नहीं हो रही है, तब तक ये ईमानदार है। हम तो दावे के साथ कह रहे हैं, हमारे ऊपर जो भी आरोप लगे थे हमने जांच कराए, चाहे वो पीछे की सरकारें हो, मनमोहन सिंह सरकार हो, कहीं भी। मोदी जी ने एक जांच कराई हो तो बता दीजिए। अगर इतना ही ईमानदार हैं तो जांच से क्यों भागते हैं? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, डरो मत कहने वाले जो है केरल से भाग करके रायबरेली का चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी का नहीं लड़ रहे हैं। देखो, एक कहानी है गाँव में, बाप और बेटे गए घोड़ा खरीदने। घोड़ा खरीदा तो बाप ने बेटे को बैठा दिया। तो लोगों ने कहा कि देखो, बाप को पैदल चला रहा, अपना घोड़े पे बैठा है। तो बेटे ने कहा पिताजी आप भी आओ। दोनों बैठ गए तो कहा देखो,
घोड़े की जान ले रहे हैं। फिर दोनों उतर गए, कहा देखो घोड़ा है, और दोनों पागल पैदल जा रहे हैं। फिर मतलब बच्चा बैठा तो क्या, बाप बैठा तो क्या, दोनों बैठे तो क्या, दोनों उतर गए। तो कहने वाले कहेंगे मोदी जी उसी पहले कह रहे थे वायनाड से अमेठी से काहे नहीं लड़ रहे, रायबरेली छोड़ के काहे भागे हैं, और जब लड़ने आ गए तो कहा देखो वायनाड छोड़ के भागे। तो ये मतलब क्षुद्र बुद्धि है और डर लग रहा है। मोदी जी जो ये बार बार 400 पार कह रहे हैं ना, जनता कह रही, जब वो कहते हैं 400 तो कह रहे छोड़ दे यार, जनता कह दी बहुत हुई महंगाई की मार, 400 छोड़ दे यार, जा यार, जनता कह रही है। जनता अब ये समझ चुकी है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। इन्होंने कहा हमको गरीब की चिंता है। जनता ने सोचा अच्छा गरीबों की चिंता है, लेकिन वो गरीब कौन थे? गौतम अडानी, बाबा रामदेव, अंबानी, ये लोग गरीब थे। तो सवाल यही उठता है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है, उनकी निगाहें कहीं होती है, निशाना कहीं होता है। तो गरीब आदमी समझ चुका है कि 10 साल, भाई 19 में आपने कहा कि एक ही साल एक ही टर्म मिला, समय कम था, जनता ने एक बार और आपको समय दे दिया। अब क्या, अब कौन सा बहाना है? अब नहीं 2047 की बात करें। अरे यार पहले 10 साल की बात बता दे भाई, 10 साल में तुमने क्या किया? मंगल तक हमने देश को पहुंचाया था और तुमने 5 किलो चावल तक पहुंचा दिया। 20 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की जरूरत पड़ रही थी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो कह रहे हैं 10 किलो अनाज देंगे। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके लिए कहा जिनको आवश्यकता है, जिनके पास नहीं है। अब ये बात थोड़ी है, हमारे मोदी जी, हमारी गारंटी क्या है? रोजगार देंगे, MSP का कानून देंगे, पुरानी पेंशन देंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, महिला सुरक्षा पे काम करेंगे, पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे, अप्रेंटिस दिलाएंगे, पुरानी पेंशन हो जाए, ये हमारी गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी 5 किलो चावल अगले 5 साल, मतलब आगे और बुरी स्थिति आने वाली है भाई। जो वोट करेंगे ये सोच के करें कि आगे 5 साल तुमको ऐसे और भोगना है। तो सवाल तो ये उठ रहा है कि मोदी जी ये तो बताते कि 10 साल में आपने किसको गरीबी रेखा से ऊपर किया। भाई हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर 10 साल में किया था 2014 तक, और आपने 20 करोड़ को पहुंचा दिया 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में, जिनके पास 10 रुपए नहीं है 5 किलो राशन खरीदने के लिए। चावल कै रुपए में देते थे? 2 रुपए किलो। 5 किलो चावल का मतलब क्या हुआ? 10 रुपये। मतलब उस गरीब आदमी के पास 10 रुपया नहीं है कि वो 5 किलो चावल खरीद सके। आपने उसके स्वाभिमान को गिरवी रख दिया। 5 किलो फ्री का दे रहे हो, अपने घर से दे रहे हो। ये तो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस आ जाएगी तो भैंस भी नहीं बचेगी, कोई नहीं बचेगा, ऐसा डर बैठाया जा रहा है। देखिए ऐसा है, यही तो बात है। इलेक्शन कमीशन को इसी पे बात करनी थी। भैंस 70 साल लोगों की भैंस थी कि नहीं? 70 साल लोगों की बहनों ने, बेटियों ने मंगलसूत्र पहना था कि नहीं? हाँ, इस 10 साल में जरूर ऐसा हो गया कि जो मंगलसूत्र था पहले 2 तोले का, 3 तोले का, 5 तोले का लोग बनवा लेते थे, अब आधा तोले का भी बनाना मुश्किल हो गया है। ये मोदी के 10 साल में हुआ है, कांग्रेस के 70 सालों में नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भूखमरी का देश मिला था हमको, खाने को अनाज नहीं थे, सुई तक नहीं बनती थी इस देश में, और हम पहले अटेम्प्ट में मंगल पहुंच जाते हैं, हम विश्व की शक्ति बनते हैं। हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या थी जब देश आजाद हुआ था? आज क्या है? 2014 में क्या थी? आप किसी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। मोदी जी किसी मुद्दे पे आके चर्चा करें। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 1-to-1 डिबेट करना चाहता हूं, आ जाए हमसे चर्चा कर लें। लेकिन लेकिन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? एक तरफ पढ़ा लिखा और दूसरी तरफ उन्होंने खुद कहा था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके बराबर है ही नहीं, समकक्ष। भाई ऐसा है कि विपक्ष का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री के समकक्ष ही होता है। चलो खड़गे जी से बहस कर लो, है हिम्मत? राहुल गांधी से तो जीवन में नहीं कर सकते, वो कैम्ब्रिज पढ़ के आया है। खड़गे जी से कर सकते हो? किससे करना चाहोगे? किससे? किसी नेता को आप चुन लो, चैलेंज करते हैं और सभी मुद्दों पे बात कर लो। 10 साल आपके, 70 साल हमारे। हमने हरित क्रांति हमने दी, दुग्ध क्रांति हमने दी, IT हम लेके आए, मंगल तक हम पहुंचाए। बेसिक बात यह है कि संघ की शाखा से निकले लोग
BHU IIT में एक लड़की की बंदूक की नोक पे गैंगरेप करते हैं और मोदी की हिम्मत नहीं होती उस छात्रा से मिलने की। 2 महीने तक उनको बचाते हैं और अपने अगल बगल उन बलात्कारियों को खड़ा करा के फोटो खिंचवाते हैं। शर्म आती है इनको? रेवन्ना की बात कर रहे हैं आप? अरे रेवन्ना तो हाँ, अच्छा याद दिला दिया भैया। BHU IIT की मैं बात कर रहा था। भाजपा IT सेल के जो पदाधिकारी हैं, 3 पदाधिकारी अभी जेल में हैं। 2 महीने तक बचाया था मोदी और योगी ने और उनको प्रमोट कर दिया था। और रेवन्ना के लिए, रेवन्ना है मोदी का परिवार। जितने बलात्कारी हैं सब मोदी के परिवार में क्यों पाए जाते हैं? सवाल तो गरीब जनता ये भी पूछ रही है। इस कर्ज में डूबता जा रहा है। 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। कुछ मानसिक दिवालिया प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो 5 किलो चावल को ही विकास समझ लेते हैं। उनको क्या पता चलता है? जिसके पास जेब में पैसा होगा उसके लिए मोदी। ये पूरा चुनाव अमीर और गरीब का है। जो गरीब आदमी अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है, अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहा है, वो जानता है फीस बेहिसाब यूनिवर्सिटी की बढ़ गई है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। मैं BHU IIT में मैं बता देता हूँ, कई बच्चे ऐसे आए क्वालिफाई करके IIT आए, 10 लाख की फीस 23 लाख पहुँच जाती है। वो बच्चे अपनी फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनको लोन नहीं मिल रहा है। IIT तो क्वालिफाई कर लिया उन्होंने, लेकिन फीस नहीं दे पा रहे हैं। सस्ती शिक्षा का वादा था, कहाँ गई वो शिक्षा? नई शिक्षा नीति में सब कुछ खत्म हो गया। मोदी जी के इस संसदीय क्षेत्र में कक्षा 8 के जो सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते, कौन पढ़ते हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, टीचर नहीं है वहाँ। कक्षा 8 के बच्चे को 5वीं के मैथमेटिक्स नहीं आती है, वो पढ़ के निकलेगा तो कौन सा रोजगार? उसके बाद ये लोग कहते हैं कि जिसके पास हुनर है वो रोजगार पाएगा। आप गरीब के बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब टीचर नहीं होगा, उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, तो वो कैसा पढ़ के निकलेगा? वो ऐसा ही पढ़ के निकलेगा जो कि टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे कि ये तो मजदूर है, ये इसको कुछ आता नहीं है। तो गरीब के बच्चों के साथ जब आप खिलवाड़ करेंगे तो ऐसे ही लोग मजदूर होंगे। अभी देश में बहुत तेजी से मजदूर बढ़ा है, क्वालिफाइड लोग कम हुए हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा का गिरता स्तर। ये असर फाउंडेशन की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस पे भी उनकी रिपोर्ट अलग से है। उन्होंने बताया कि गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। प्राथमिक विद्यालय की स्थिति ये है कि एक टीचर है, वो प्रधानाध्यापक भी है, एक शिक्षा मित्र है, एक सहायिका है, एक अनुदेशक। इस 4 के भरोसे 200 गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमने भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा है, वो दौर कांग्रेस का था। प्राथमिक विद्यालय में 8 से 9 टीचर हुआ करते थे। कभी क्लास बंक नहीं होते थे, कभी क्लास खाली नहीं होता था। उस टाइम बिल्डिंगें नहीं थी भाई, हम छप्पर में भी पढ़ा करते थे, लेकिन टीचर पूरे होते थे। सरकारों ने वो व्यवस्था की थी कि अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापरक शिक्षा मिले। लेकिन इस सरकार ने 17,000 स्कूलों को बंद किया है, योगी सरकार ने पिछले 5-6 सालों में। इसका जवाब नहीं देंगे। इस बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट पर कि अगर सरकार बनी तो अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे, मोदी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। देखिए वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो कहते हैं कि अपने लिए नियम दूसरा होगा, दूसरे के लिए दूसरा होगा। ये वही लोग हैं। जय शाह को BCCI का अध्यक्ष बना देंगे, उसको 1500 करोड़ का लोन दे देंगे, लेकिन गरीब आदमी का एक कोई बच्चा हो स्टार्टअप रजिस्टर करा ले और लोन अगर उसको मिल जाए, जो कहिए 100, मैं यहाँ 100 लोग खड़ा कर दूंगा बनारस में जिन्होंने अप्रूव्ड स्टार्टअप लेने के बाद भी उनको लोन नहीं मिला। और ये स्टार्टअप स्टैंडअप की बात करते हैं। और ऐसा है ना, बीजेपी की सरकार आने वाली है, ना अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, ना ही मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। सरकार बदलने वाली है क्योंकि गरीब आदमी एकजुट हो रहा है अपने अधिकारों के लिए, नौकरी के लिए, किसानों के हक के लिए, MSP के लिए, कर्ज माफी के लिए, सस्ती बिजली, सस्ती शिक्षा, सस्ता स्वास्थ्य के लिए। जब जनता के हक की बात होती है तो ये भाजपाई चिल्लाने लगते हैं। गरीब आदमी को, गरीब महिला को अगर साल का 1 लाख रुपए दिया जाएगा तो भाजपाई कहेंगे कि ये बांट रहे हैं, फ्री का लुटा रहे हैं। लेकिन 16 लाख करोड़ अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये पूरी लड़ाई गरीब और अमीर की है, 80 और 20 की है। कितने सीटें आ जाएंगी भाजपा की और इंडिया अलायंस की? देखिए मुझे जो लग रहा है, इंडिया अलायंस 300 से 350 के बीच रहेगा और 150 से ऊपर भाजपा नहीं जा पाएगी। बिल्कुल 400 का दावा खोखला है। खोखला दावा है। देखिए गाँव में जब बच्चा अंधेरी रात में गलियों से गुजरता है ना, तो वो चिल्ला चिल्ला के गाने गाता है। क्यों?
क्योंकि वो डर रहा होता है। तो प्रधानमंत्री जी हार की को देख के डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारे गरीब लोग एकजुट हो रहे हैं। ये जब एकजुट होंगे, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएंगे, तो हमारा हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद का एजेंडा नहीं चलेगा। यही जब प्रधानमंत्री रोड शो करने आए थे, किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया, लेकिन युवाओं ने नारा लगाया, चावल नहीं रोजगार चाहिए, राशन नहीं रोजगार चाहिए। उस मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो मोदी के एजेंडे पे फिट नहीं बैठता है। इंटरव्यू तो मोदी का ही लिया है। नहीं, मोदी का तो इंटरव्यू चलेगा ही, मोदी का इंटरव्यू चलेगा, वो रोक गा के सारा एक्टिंग करेंगे, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे। लेकिन पब्लिक 10 साल में बहुत बेवकूफ़ बन चुकी है, उनके बच्चों को रोज़गार नहीं मिला है, महंगाई बढ़ती जा रही है, 400 का सिलेंडर 1200 हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। आज पूछ दो भाजपाइयों से, पहले पूछ लो इतना था 70 का पेट्रोल, जब इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार तो जनता ने सोचा 400 का सिलेंडर 200 हो जाएगा, 70 का पेट्रोल 35 हो जाएगा, 30 का हो जाएगा डीजल, 60 का डीजल 30 का हो जाएगा। हुआ क्या? 70 का पेट्रोल 100 का हो गया, 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, 2 रुपये यूनिट की बिजली 8 रुपये यूनिट हो गई। तो इन बातों के लिए जनता धोखा खा चुकी है, 10 साल से झेल रही है। जनता बदलाव के लिए एकजुट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वैभव त्रिपाठी जी, जिनसे हम बात कर चुके हैं अभी कि इस मुद्दे पर कि मोदी जी अभी बनारस आए थे और 80 घाट पे ये हम जो अभी चर्चा कर रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कितनी सीटें किसको मिलेंगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरणों में है और बनारस से ही ख़त्म होगा। ये देखने वाली बात होगी कि बनारस की सीट मोदी जी की निकलती है और उसके बाद प्रधानमंत्री दोबारा इस बार बनेंगे या नहीं बनेंगे। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।